नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं 8 PM। आज 8 PM में कुछ स्पेशल है और स्पेशल ये है कि हनुमान बेनीवाल जो कि इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। अब वो बयान इंडिया के लिए कितनी मुश्किल हैं, वो राजस्थान में नेताओं के लिए कितनी मुश्किल है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है हनुमान बेनीवाल के साथ, क्या कुछ समीकरण। देखिए, अभी हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि भाई किस तरह बीजेपी में बगावत के जो असर है वो दिखने लगा है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन या कहें जी राजस्थान में जो कांग्रेस ने इंडिया जो गठबंधन बनाया था उसमें जो है अब दरार कहें या फूट कहें वो नजर आ रही है। पहले आपको हनुमान बेनीवाल का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया, उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर जो अपनी बातें रखी, और उसके बाद हम उन बयानों के समीकरण समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान सर से। तो पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं हनुमान बेनीवाल के, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। 18-13 में निर्दलीय भी जीता, वसुंधरा को चैलेंज देखे 18 के अंदर पार्टी बना के 3 विधायक लाया, सारे उपचुनाव अकेले लड़े। अब की बार इंडिया अलायंस के साथ में था, मुझे बीजेपी को सबक सिखाना था राजस्थान के अंदर, और ये निश्चित है कि आरएलपी का अगर गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी का खाता राजस्थान के अंदर नहीं खुलता, ये तय। आरएलपी तो कोशिश करे कि 5 उपचुनाव में जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभाव है, आपका देवली उनारा जहाँ हमने 20,000 ज़्यादा वोट लिए, अभी विधानसभा चुनाव में 23 का खींवसर, झुंझुनू और दौसा जहाँ समर्थ हम इसके साथ अलायंस के अंदर थे, तो अच्छे वोट दौसा के अंदर आए थे। तो हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ आरएलपी का प्रभाव है वो सीटें आरएलपी पार्टी को मिले, अगर अलायंस रहा तो। स्टेट में दिल्ली में अलायंस पक्का है, स्टेट का अलायंस आगे तय होगा या नहीं होगा। सर, अब उन्होंने पहले कहा कि भाई कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतती अगर आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं होता। फिर उन्होंने अब दूसरे बयान में कहा कि भाई उपचुनाव की जो 5 सीटें हैं उसमें से 4 सीटों पर जहां पर उन्होंने अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं पेश कर दी है। देखिए, आपने पूरा वो बनाया है कि कैसे बेनीवाल प्रेशर पॉलिटिक्स में आए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो भी दिखा दें जरा कि किस तरीके से कौन कौन सी वो सीटें हैं। हाँ जी, तो देखिए, ये आप देख लीजिए बेनीवाल की प्रेशर पॉलिटिक्स। जब आप छोटे दलों से गठबंधन करते हैं ना, तो बड़े चुनाव में बड़ी मांग रख देते हैं। मिलेगा क्या, वो एक कहावत है हिंदी पट्टी में कि तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक मिल ही जाती है। बिल्कुल सर। चुनाव आज होने जा रहे हैं, केवल जो उपचुनाव है, एक उनकी अपनी सीट है, बाकी उससे बाहर खींसवर सीट के अलावा वो कहीं निकल नहीं पाए। इसको आप समझें कि या दर्शक भी जान लें कि क्यों बेनीवाल की प्रेशर पॉलिटिक्स, और दूसरी तरफ हमने सचे क्या करेंगे पायलट जी। जिन सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, राजकुमार राउत वाली 84 पे तो नहीं ठोका किस पे है? एक जहां से वो खींसर से जीते हैं, दूसरी देवली उनियारा, झुंझुनू और दौसा सचिन पायलट का जिला। झुंझुनू ब्रजेंद्र सिंह ओला जीत के आए, शीशराम ओला पुराने कांग्रेसी, इस सीट को छोड़ना ही नहीं है, और वो भी पायलट कैंप के। तीसरी सीट देवली उनियारा, ये टोंक जहां से विधायक हैं उसी जिले हरिशन मीणा जीते हैं टोंक सवाई माधोपुर की, उसकी एक विधानसभा से वो जीत के आए थे। अब वो ये जो खींवसर छोड़ दिए तो दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा, ये तीनों सीट पे पायलट का अपना प्रभाव है। इनके जो विधायक थे इन्हीं कैंप के थे, आगे भी यही है। तो अब इसको थोड़ा बड़ा कैनवस करते हैं जी। लगातार आप बताते रहे हैं, हम लोग वीडियो करते रहे हैं कि किस तरीके के हर कैंप में गुटबाजी चलती है जी। अब यहां क्या गुटबाजी है और बीजेपी में क्या गुटबाजी है, आज खास तौर से आप ये सुनिए। बेनीवाल की बाइट आपने पूरा बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, दिल्ली में बने हुए हैं, अब आपको करना है समझौता स्टेट में। यहीं से कहानी निकलती है पूरे जो क्या करेंगे पायलट। बेनीवाल को आरएलपी
पार्टी को या बीएपी पार्टी को या इन दोनों जो क्षेत्रीय दल हैं इनको, मैं सीपीएम तक नहीं जाऊंगा, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी था, इन दोनों को लाने का श्रेय कौन लूट रहा था 4 जून के बाद? गोविंद सिंह डोटासरा। किस कैंप के हैं? गहलोत कैंप के हैं। राजनीति आपको समझनी पड़ेगी कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसीलिए है कि आप किस खेमे से आए हैं। चुनाव पूरे हो चुके हैं, चुनाव अभी होने हैं। ये आखिरी में आप माइन्यूटली सुनिए, जो उन्होंने कहा कि अगर करना है तो फिर उस हिसाब से सोचेंगे, और हम तो चाहेंगे इन 4 सीटों में मेरा प्रभाव है तो हमको सीटें मिलनी चाहिए। मांग भी दी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को अभी ऊपर लाएगी। साफ कह दिया कि यहां तो ठीक है, दिल्ली में हम आप ही के साथ बैठेंगे। बेनीवाल को भी पता है। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है बेनीवाल के साथ? दूसरी बात बेनीवाल के साथ यह है कि वो अपनी खीसर सीट जब जीतते हैं और उसके बाद 19 में जीते, पहले 18 में जीते, फिर 19 में लोकसभा के लिए आ गए। वही तो फिर अपने भाई को दे दी। अब वो चाहते हैं कि जो पार्टी को वो सींच रहे हैं 2013-14 से, 18 में बनाई थी, 18 बनाई, या जो राजनीतिक वो मैं कर रहे हैं। उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे करूंगा, मैं भी उससे जुड़ा, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो वो ये चाह रहे हैं कि उनके भाई जी, उन पर बार बार एक ही जाता है, खुद हटते हैं तो भाई को लड़ा देते हैं, फिर भाई को हटा के खुद लड़ जाते हैं। तो वो ये भी चाह रहे हैं कि वो थोड़ा पैर फैलाएं, अपने किसी सबसे खास आदमी को दें या लड़के देख लें। आदमी को चाहत होती है ना कि भाई 2 बार तो हमको लगातार जनता ने सांसद बना दिया, 10 साल के सांसद कहलाएंगे। अब 29 तक तो उनकी सीट पक्की है ना। जी जी। 28 में चुनाव लास्ट में होंगे, वो लड़ने जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जी। लेकिन ये तो तय हो गया कि ये अभी 5 साल और 2 चुनाव लगातार जीत लिए, तो पार्टी का कुछ वजूद बढ़ाने के लिए इन सब चीजों में है। अब यहां पे जो आप याद कीजिए, हम लोगों ने एक वीडियो किया था कि कांग्रेस का सब कुछ दांव पे है जी। 11 जीत आए हैं और अब सब कुछ दांव पर है कि जो ये सीटें उसके विधायक वाली खाली हुई हैं, 3 सीटें जी। 2 तो एक बेनीवाल है, एक राजकुमार राउत है। राउत ने अलग एक लाइन खींच दी है जी कि हम भी अब देखेंगे हम गठबंधन में हैं कि नहीं हैं, वो सारी चीजें। अभी बेनीवाल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अब कांग्रेस को ये 3 सीटें जिताने के लिए बड़ी मेहनत करनी है, अगर नहीं देते हैं गठबंधन में। आंकड़े अभी बोलते हैं कि वो कांग्रेस की सब बहुत सेफ सीटें हैं, चाहे दौसा हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे देवली उनियारा सीट हो। लेकिन बेनीवाल भी जानते हैं जब उपचुनाव में मांगना शुरू करेंगे तब मेन वाले चुनाव में कुछ मिलेगा, पल्ले आएगा जी। तो ये सारी प्रेशर पॉलिटिक्स है हमेशा। लेकिन सर अब एक चीज़, जैसे इन्होंने मांगा कि भाई ये 4 सीटों पे प्रभाव है। अब अगर हम 2023 का, मतलब हम पीछे नहीं जाते हैं, जब आपने शुरुआत करी वो भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन 2023 की अगर हम बात करें, आपने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, आप बीजेपी के साथ लोकसभा में गठबंधन में थे, मतलब थे, लेकिन इसमें आपने नहीं किया था उपचुनाव में। इस बार विधानसभा चुनाव 23 के विधानसभा चुनाव में आपने ना कांग्रेस से किया ना बीजेपी से किया, आप अकेले चुनाव लड़े। हाँ, आपने किया वो आपके यूपी के जो रावण के नाम से फेमस हैं, चंद्रशेखर रावण पार्टी काशीराम से किया जी। उन्होंने आधी सीटें 100 पे वो लड़े, 100 पे ये लड़े। आपके 200 सीटों पे लड़ने के बाद आपके खाते में आई 1 सीट, ख्यूसर की सीट। अब ख्यूसर की सीट से ही मैं पीछे चलता हूँ। 2023 में आपकी जो जीत का अंतर रहा वो रहा 2056, बहुत किनारे से रहा। 2056 के अंतर से आप जीते। अब मैं बात करता हूँ इससे पहले जो 2019 का उपचुनाव हुआ, वहाँ पर इनके भाई लड़े और जीते, तो उनको वो जीते 4000 कुछ वोटों से। अब देखिए 2000 का गैप आ गया, जबकि खुद हनुमान बेनीवाल लड़े थे, उस वक्त इनके भाई लड़े थे। उससे पहले 2018 विधानसभा चुनाव में जब पार्टी बनाई थी हनुमान बेनीवाल ने, और लगभग 200 सीटों पे उन्होंने 100 कुछ सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे, तब उनके खातों में 3 सीटें आई थी, सिर्फ 3 सीटें आई थी। ख्यूसर में वो जीते थे 16000 से, बाकी 2 उम्मीदवार उनके और जीते थे।
तो आप देखिए 2018 में आपकी स्टार्टिंग हुई, 19 आते आते आप एक सांसद लेके और 3 विधायक लेके, लेकिन वहीं 23 आते आते आपके पास सिर्फ एक विधायक, वो भी इकलौते आप सांसद के तौर पर आप उतरे थे विधायकी लड़ने, इकलौते बचे आप। तो आप किस बिहाफ पे कांग्रेस जो है इनके ऊपर दांव खेलेगी? एक तो आप ये सब अब जरूरी होता है, जैसे आपने कहा ना, ये सब कैटलिस्ट होते हैं छोटी छोटी पार्टी, इनका जो वोटर है ना वो बिल्कुल एक जाई है। जो जैसे राजकुमार राउत, मैं आप बताऊं, आदिवासी पार्टी बनाई, तो ये लोग कहते हैं, क्योंकि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में ये लोग खो जाती हैं, ये लोग छोटी छोटी जातों का, छोटे छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बिल्कुल दमदार नेता की तरफ से उभरते हैं कि अपने क्षेत्र में खुईसर में चले जाइए, आदमी कहता है हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई नहीं, जाए कोई रैली कर ले, राहुल कर ले, मोदी जी कर ले, अमित शाह कर ले, प्रियंका गांधी कर ले, कोई एनीवन जी, खुईसर में चाहे 2 वोट से जीते, 4 वोट से जीते, उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया। आपकी बात सही है कि उनका वो ब्रॉड बढ़ नहीं पा रहा है, ये राजनीति में होता है, इसीलिए गठबंधन किए जाते हैं हमेश, और इन गठबंधनों से ही धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। आपको बताएं, वो उपचुनाव से ज्यादा आप देखिएगा दबाव बनाएंगे पंचायत के चुनाव में, और पंचायत के चुनाव में वो हो सकता है कहते मैं इन 4 जिलों में लड़ रहा हूं और मैं सब जगह उतरेंगे मेरे कैंडिडेट, और मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, ना भाजपा से करूंगा ना कुछ, क्योंकि जैसे जैसे छोटा चुनाव होता है वैसे वैसे इन क्षेत्रीय दलों का जो किसी किसी पॉकेट में होते हैं उनका प्रभाव बढ़ता है। तो ये लोग उन्हीं को जिता के प्रधान, पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष जब इनको बनाते हैं तो इनकी बात आगे बढ़ते, तब आदमी को लगता है ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, इनके साथ आदमी खड़े हैं, वही जीत में परिवर्तित होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में हो। दरअसल ये हनुमान बेनीवाल ने उस समय ये कार्ड फेंका क्योंकि अभी कोई ज़रूरत है नहीं, उन्होंने कहा यहाँ सेट करो, यहाँ अगर मामला बन गया, अगर अपनी एक सीट के साथ एक और सीट पे समझौता हुआ, या ये मान लिया जाए कि पंचायत चुनाव हम आपके साथ पूरे राजस्थान में लड़ेंगे, नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे, कहीं आपको एक मेयर का टिकट दे दिया, नागौर का दे दिया जिले में, तो आपका वो बढ़ेगा। इसलिए मेरा साफ मानना है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। हाँ, ये एक कड़ी जो इसमें जुड़ेगी वो आप देखिए ध्यान से कि ये ताकत को चैलेंज है सचिन पायलट के, जो मैंने बात उठाई थी। सचिन क्यों छुड़वाएंगे 3? यहाँ तो वो अपने मन मुताबिक। और मैं एक चीज बता दूं सर, और अब क्योंकि सचिन का वो दांव है, और हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को लेकर कैसे कैसे बयान दिए नतीजों के बाद भी कि वो नहीं आए तो क्या फर्क पड़ा, जीत तो मैं गया ही, या वो नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वोट तो मुझे मिल ही जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं राजनीति में जो पुराना होता है, कहा जाता है जो राजनीति की पिच पे पुराना होता है वो मालूम है क्या है, बहुत लंबा खेलना है। ठीक है, ये साल आया है, धीमे धीमे टुक टुक करके निकल, अगर बने रहेंगे पिच पे तो रन फिर अपने आप बनेंगे, मतलब चुनाव भी जीतेंगे और सब कुछ करेंगे। और राजनीति की पिच पे, कम से कम राजस्थान की पिच पे, आप अशोक गहलोत को राइट ऑफ नहीं कर सकते। और ये वही एक जो बैकडोर से नहीं दबाव बनना शुरू होता है, अब तिल मिलाए उन्होंने डाल दिया। अब सचिन पायलट के लोग होंगे समर्थक, भैया वो मांग रहे हैं, सीट मांग रहे हैं, वो क्या करना है। तो जब वो कहेंगे कि सीट मांग रहे हैं, सीट कैसे देनी है, वो तो जो ब्रजेंद्र ओला और यहाँ ये लड़ेंगे दौसा में जो कन्हैया मुरारीलाल मीणा जीते हैं, उनकी जगह जो होगा हम डिसाइड करेंगे, और आला कमान से बात हो गई, कोई नहीं दी जाएगी। फिर उनको ध्यान आएगा, उनको अब जो भी समझौता है वो 28 के दरमियान देख के करेंगे। सचिन पायलट के लिए 28 इंपॉर्टेंट है ना जी, और वो चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल यहाँ रुके रहे। ये तो उनका थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है ना। जी, आप बात पूरी करें, फिर मैं जरा ये प्रभाव वाले बात पे आऊंगा। नहीं, प्रभाव आप देखिए, छोटे छोटे चुनाव जब वो 2000 से जीते, आप मुझे कहें 2008 से, जी ठीक है, लेकिन अच्छा सॉरी 2000 वोटों की आप बात कर रहे थे जी। लेकिन
अब सचिन के लिए है कि सबको मिला के चलें कि अकेले लड़ें। अकेले कांग्रेस आज तक 100 नहीं पहुंच पा रही है, 2003 से लड़ रही है, 199 पे अटक के रह जा रही है कि एक जयंत वाला गठबंधन वाला जीता है इसलिए 100 हो गए, या बाहर से जो बीएसपी के 6 शामिल करा लिए। हाँ, तो आंकड़ा पूरा हो रहा है। कुल मिला के सचिन के दिमाग में वो चल रहा होगा कि जब वो 28 में इस प्रदेश की कमान जैसा चलता आया है, ये मैं सचिन को सोच पे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बीजेपी, और बीजेपी भी चाहेगी कि जो कांग्रेस अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत या सीढ़ियाँ चढ़ रही है जो एक गठबंधन के रूप में उसने, इसीलिए देखिए राजकुमार राउत ने खट से एक अलग प्रेशर डाला कि भाई मेरा तो गठबंधन ही नहीं, आगे देखेंगे क्या होगा। उपचुनाव में उनको भी ज़रूरत है ना, 84 पे वो भी अपना ही कोई रिश्तेदार या अपना ही कोई खास आदमी उतारेंगे ना, वो जीत रिटेन तो करना चाहेंगे ना। बिल्कुल। बीजेपी के पास राउत मिल लिए हैं तो वो मानती है कि ये मान लो दे दें, 2 जगह और समझौता हो जाए, तो उनके दरअसल ये छोटे छोटे वोट बैंक को अपने पास लाने के लिए, अपने पास खड़े रहने के लिए ये सारा होता है। इसी में ये जो क्षेत्रीय दल छोटे छोटे या जिन पैचेस में बड़े होते हैं 2-3 जिलों में, वो प्रेशर दिखाते हैं कि नहीं हमको सीट दीजिए। लड़ाई यहाँ पर आखिरी में यही खुल के आएगी, पायलट वर्सेस गहलोत। नहीं, अब मेरा एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि भाई इनका छोटे छोटे वोट बैंक है। अब हनुमान बेनीवाल का अगर मैं बयानों का जिक्र करूं, जितना मैं 2018 से लेकर इनके बयानों को देख रहा हूं, निशाने पे हमेशा इनके जो बड़ा चेहरे हैं वो वसुंधरा और गहलोत रहते ही रहते हैं। उसके अलावा सचिन पायलट की जीत में वो भागीदार रहते हैं, उनका जो बयान रहता है। आज उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया कि देवी सिंह भाटी, जिस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उनके पोते की जीत में भी इनका हाथ है। अगर सर मेरा एक सवाल है, हाँ वो बीजेपी भी जिता रहे हैं, वो कांग्रेस भी जिता रहे हैं, वो और भी नेताओं, हाँ, लेकिन अपनी पार्टी के और विधायकों को नहीं जिता पा रहे हैं। मैं बता दूं, ये प्रेशर की पॉलिटिक्स है अम्बेश, इसको राजनीति में सर सचिन पायलट के पास तो कम से कम ये है कि भाई वो 7 सांसद जिता के लाए। अरे सचिन पायलट जिता के क्यों लाए हैं? अब कोई कह देगा आप लाए हैं तो फिर आप क्यों नहीं जीत पाए, आप क्यों हार गए 14? आप क्यों नहीं, आप इतने ही बड़े थे तो आप क्यों नहीं उतरे 19 के चुनाव, अभी 24 के चुनाव में देते इस्तीफा? तब नहीं मालूम था ना कि 11 जीत रहे हैं। आप क्यों नहीं जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को लड़ाने के बजाय आप लड़ते आके, तब देख लेते क्या होता। दरअसल वो एक कहावत है ना, जब आफ्टर इवेंट, अंग्रेजी कहावत है आफ्टर इवेंट एवरी फूल इज वाइज। जब घटना घट गई तो सब काबिल बनने लगते हैं अपने आप को, सारा आदमी बुद्धिमान हो जाता है। ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर लेते। इसलिए तो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं नहीं होता तो एक भी सीटें नहीं जीते। उस समय ये बोलते, जिस समय समझौता कर रहे थे, तब था कि साथ लेके चढ़ ले। जैसे बाबा ने बोल दिया कि भाई 7 सीटें गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राजनीति में ये सबसे वो है मुफीद बात कि जब हो जाए तो हम ही कर रहे थे, जीत गए तो अब तो, और नहीं जीते तो ठीक है समीक्षा कर लेंगे। ये राजनीतिक दल या राजनीति करने वाले, सियासत करने वाले लोगों को ये आराम रहती है। जीते तो हमने मेहनत की थी और मेहनत का असर जनता ने दिया, जनता को सब श्रेय है। और लेकिन जहां हारे हम देखेंगे कहाँ समीक्षा हुई, भीतर घातियों ने हरा दिया। जैसे बीजेपी में हुई है, बीजेपी में तो शनिवार संडे को लगातार समीक्षा हुई, 11 सीटें कैसे आ रही, अलग अलग बना है, हो गई ना। अरे ये पहले क्यों नहीं, 2-4 दिन के पहले क्यों नहीं दिमाग लगाया कि क्या रिपोर्ट कहाँ चली जाती है। इस समय के बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का नंबर है कि वो जब चाहे पता कर ले, हर मोहल्ले टोले हर जगह। तो ये खबर पहले क्यों नहीं आ पाती, कौन अंदर बुराई कर रहा है कौन आती है। सब राजनीति का खेल है। खैर आज बात यहाँ पे है बीजेपी की नहीं है, वो हर नेता आखिरी में अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाने के लिए वो दिखा रहे हैं ना कि अरे मैंने कांग्रेस से 4 मांगी। जब वो अपने को बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे, अरे कांग्रेस से मांगी है उनकी 3 हिस्से की, 1 हमारी और 4 मांगी कि लड़ेंगे, देखें क्या देते नहीं देते हैं, ईंट से ईंट भजवा देंगे, बूथ पे वोट नहीं पड़ने देंगे। और फिर वो वाली बात आपकी सही कि अपना है, नहीं जिता पा रहे हैं, 3 से 1 पे उतर आए हैं। तो वही है, मौका है तो मांग लो, नहीं तो कौन पूछ रहा है। वैसे एक दिलचस्प वाकया ये भी हुआ लोकसभा चुनाव के वक्त
कि ये मतलब कांग्रेस से मांग रहे थे लोकसभा की 2 सीटें, कांग्रेस ने कहा चलो जो तुम्हारा आदमी जिसको तुम लड़वाना चाहते हो उसको हम कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, उम्मीदवार राम बेनीवाल। वही मैं तो 2 से आप 1 पे टिक गए। यहाँ पर तो भी कहा ना वो भीतर खाते, यही मैं इसीलिए बता रहा था, वो सारी कहानी वही है और कुछ नहीं। सचिन पायलट बोलेंगे अच्छा ठीक है आपके कौन कौन दावेदार हैं, एक काम करते हैं उनको कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, लो जी बस लड़ा देते हैं। चलिए खैर, ये बड़े दिलचस्प वाकये जो हैं वो राजस्थान की राजनीति में लगातार देखने को मिल रहे हैं। खैर, एक सबसे अच्छी बात है कि हर 5 साल में जो सत्ता परिवर्तन होता है वो लगातार बरकरार है 30 सालों से, और आगे 5 सालों बाद क्या होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और सचिन पायलट उसके लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। अब उसमें कौन कौन से रोड़े क्या अभी से वो बनने शुरू हो गए हैं, उनके राह के रोड़े बनने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे दल, तो और वो किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। उपचुनाव में जहां 3 सीटें कांग्रेस की हैं, क्या उसमें कांग्रेस समझौता करेगी, क्या ये सचिन पायलट के लिए ड्रॉबैक होगा, या फिर सचिन पायलट जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 7 दावेदार अपने उतारे और जिताया, उस बार ये बिल्कुल पुख्ता तौर पर वो तीनों उम्मीदवार अपने लाएंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।